नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मिक्सचर एंड एलिगेशन यूपीपी यूपीएसआई रेलवे की सभी परीक्षाएं जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एएलपी आपके सामने जल्द ही आने वाली हैं। साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी आपको एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है। इन सभी परीक्षाओं के लिए जो आप रेलवे से रिलेट करते हैं, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई से रिलेट करते हैं, इवन आप एसएससी की भी परीक्षाएं रिलेट करते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिश्रण और मिश्रानुपात, बेसिकली हम इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको लेकर के मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका आज दूसरा भाग है। मैंने कल भी आपको अपडेट किया था कि इसको 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कराऊंगा और आज के सेशन को पूरा करने से आपका यह पूरा सेगमेंट डन हो जाएगा। सभी उन सवालों को जो मैंने इसमें लाइन अप किया है, जो मैंने शेड्यूल किया है, टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सभी प्रत्येक प्रश्नों को हल कर लें, अपनी तैयारी अच्छी कर लें और मुझे पूरा भरोसा है कि यह सेशन आपके बहुत ही काम आएगा। आप इन तक सभी सवालों को अच्छे से देखिए। एक बार मेरी रिक्वेस्ट पर अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसमें आप भी अपडेट हो जाइए, जुड़ जाइए। मैं पूरा पीडीएफ, इसका वीडियो सोल्यूशन, ये पूरा आपको अपडेट कर दूंगा और साथ साथ जो मेरे आगे के प्रयास रहेंगे उसको भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लासेस करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और साथ साथ पीडीएफ भी आपको अच्छे टाइम पर मिलता रहेगा। तो मैं आपको ले चलता हूं आज दूसरे भाग पर। यह पार्ट 2 है मिश्रण और एलिगेशन का। कल हम लोगों ने सवालों को जो किया था उसकी संख्या थी टोटल 10। 10 में हम अभी एलिगेशन पर नहीं आए थे, अभी हम मिश्रण के ही सवालों को कर रहे थे। आज होगा सवाल नंबर 11। इसी पैटर्न पर मैंने आपको सवाल नंबर 10 भी कराया था। आप देखिए 11 क्या है। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 है, मतलब दूध का भाग कम है, पानी का भाग ज्यादा है। जब इसमें 5 लीटर दूध व 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब दूध भी हम जितना जितना हम दूध बढ़ा रहे हैं उतना ही पानी बढ़ा रहे हैं, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होता है 9:11 हो जाता है। अभी भी दूध का हिस्सा कम ही है, पानी का हिस्सा अभी भी उतना ही है, मतलब एक प्रकार से बढ़ा ही है, लेकिन रेशियो में परिवर्तन आपको देखने को मिला है क्योंकि हमने जो अपडेट किया है, जो परिवर्तन किया है, वो दोनों में सेम किया है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए अपने पास मिल्क एंड वाटर है जिसमें रेशियो देखिए कितना दिया है, 4:5 दिया है, मतलब 4 भाग दूध है और 5 भाग पानी है। जितना दूध में अपडेट कर रहे हैं 5 लीटर, उतना ही पानी में भी अपडेट कर रहे हैं 5 लीटर। समान परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि रेशियो चेंज होकर के 9 कितना हो गया, 11 हो गया, 9:11 हो गया। अब आपसे सवाल में कहा है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए। तो पूछा नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या होगी। जो नया मिश्रण बनकर आया है उसमें कुल कितना वाटर इस समय अवेलेबल है, इसको हमें डिसाइड करना है। आइए, जब यहाँ पर दोनों में सेम चेंजेस हो, जैसे हमने आपको जब एज रिलेशन कभी पढ़ाया हो या हमसे आपने पढ़ा हो, तो हम आपसे कहते हैं कि वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। वर्तमान में पहले की उम्र, दूसरे की उम्र या अभी दोनों की उम्र हमसे पूछ सकता है, मतलब सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है। आय संबंध से भी सवाल हो सकता है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 4:5 है, दोनों की आय में 5-5 हज़ार का हमने चेंज किया किसी भी प्रकार से या उनकी इनकम को बढ़ाया, तो अनुपात इतना हो गया। प्रारंभ में ए इतना कितना कमाता था, बी कितना कमाता था। इस तरह का सवाल इसी एक सेम अप्रोच पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक बात दिमाग में रख लीजिए, अगर हम वैल्यू में जो 5 हमने एडिट किया है, अपडेट किया है, ये मत सोचिएगा 4 में 5 जुड़कर 9 होता है, क्योंकि यह वैल्यू है और यह रेशियो है। ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ तो बिल्कुल नहीं ऐड होकर के 11 हुआ है, तो कन्फ्यूजन के विषय में मत रखिएगा, यहाँ पर दिमाग में डाउट मत रखिएगा कि 5 डायरेक्टली ऐड हो सकता है, क्योंकि 5 का जो एडिशन हो रहा है वो वैल्यू का हो रहा है। और अगर यह एडिशन सेम हो रहा है तो रेशियो में भी सेम गैप होना चाहिए। क्या सेम गैप है? मैंने चेक किया, 4 से 5 9 होता है, 5 से 6 11 होता है, मतलब सेम गैप नहीं है। सेम गैप हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें क्या करना है समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस करिए 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करिए 2 आएगा। आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए और इसको आप 1 से कर दीजिए। हालांकि 1 से करने से कोई फर्क नहीं आता है, 2 से करने से 8 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। अब 8 से 9 हुआ मतलब 1 बढ़ा, और 10 से 11 हुआ मतलब 1 बढ़ा। तो रेशियो का जो डिफरेंस है आप देख पा रहे 1 का है, और जो वैल्यू का डिफरेंस है आप देख पा रहे 5 का है। 1 की तुलना तुरंत 5 से करें। अब हमसे क्या पूछा सवाल में, पानी की कुल मात्रा वो भी कब, नए मिश्रण में जो अभी बनकर आई है। तो नए मिश्रण में जो रेशियो टर्म है पानी का 11 है, तो 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सवाल का उत्तर 55 लीटर है। अच्छा देखिए, सवाल का आंसर हम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते थे। जैसे हमसे सवाल में क्या पूछा था, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ, तो नए मिश्रण में जो पानी का पार्ट है 11 है,
करेक्ट है। तो 11 से कटने वाली संख्या देखा जाए तो केवल सी ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट भी आंसर हम लोग डिसाइड कर सकते थे। 11th क्वेश्चन राइट सोल्यूशन आपके सामने है, 55 लीटर आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्या है, पढ़िएगा। असम और दार्जिलिंग चाय के मिश्रण का अनुपात 5:2 है। मतलब दो प्रकार की चाय हैं, असम की चाय और दार्जिलिंग की चाय। एक शॉपकीपर के पास है, दुकानदार के पास। असम वाली चाय का हिस्सा 5 भाग है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा 2 भाग है। जब इसमें 5 किलोग्राम आसाम चाय तथा 7 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय मिलाई जाती है तो इसका अनुपात 5:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण का मान बताएं कितना था। अब सवाल देखिए कैसे होता है, जो भी पीछे आपने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों में सेम अपडेट हुआ था, सेम इंक्रीज हुआ था, सेम डिक्रीज हुआ था। यहाँ दो प्रकार की चाय है, एक आसाम की चाय है, एक दार्जिलिंग की चाय है। रेशियो कितना दे रखा है बताएं, 5:2 का रेशियो दे रखा है कि 5 भाग आसाम का है, 2 भाग दार्जिलिंग वाली चाय है। अब यहाँ पर आसाम वाली चाय में कितना इंक्रीज किया है आप देख पाइए, समझिए 5 किलोग्राम का इंक्रीज आपने आसाम की चाय में किया है और 7 किलोग्राम का चेंज आपने दार्जिलिंग की चाय में किया है। ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने आपसे कहा कि एक दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:2 है, 5 साल बाद ए की उम्र, 7 साल बाद बी की उम्र का जो अनुपात बनकर आया वो 5:3 हो गया। ऐसे पूछ सकता है। तो हमसे प्रारंभ में या अभी, दोनों में से किसी की उम्र, दोनों की आयु का जोड़, दोनों का अंतर, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। इस समय सवाल क्या पूछा है कि प्रारंभिक मिश्रण का मान, मतलब प्रारंभ में टोटल जो क्वांटिटी थी उस शॉपकीपर के पास दोनों को मिलाकर वो कितनी थी। तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी ओरल जा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जैसे देखिए पैटर्न समझिएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस सवाल को ट्रेडिशनल करना होता तो क्या अप्रोच हो सकता समझिएगा। आसाम की चाय 5x मानते, दार्जिलिंग की चाय 2x मानते, आसाम की चाय में 5 किलोग्राम मिलाते, पढ़िएगा, और दार्जिलिंग की चाय में 7 किलोग्राम मिलाते, या रेशियो 5:3 हो जाता। इसको हल करते, यक्स का मान निकलता, तो 5x और 2x मिला देते तो 7x होता, x मल्टीप्लाई करते 7 से तो आंसर आ जाता। फिलहाल हमको ऐसे नहीं करना है, करने को आप चाहें तो कर सकते हैं। आप इससे एक चीज़ और ईजी कर सकते, थोड़ा काट सकते हैं, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5, मतलब x+1 = x+1/2x+7 है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभी कितना, 1/3 है। तो लिख सकते हैं 3x+3 = 2x+7 कर सकते हैं। तो इसका मतलब इधर जाएगा तो x = 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रारंभ में 5x था और यह 2x था, मिलकर कितने x थे बताएं, 7x था। x का मान हमारे पास 4 आया है, 7 × 4 कर दीजिए, तो यह वैल्यू आपकी 28 हो जाएगी। मतलब प्रारंभिक जो मिश्रण था हमारे पास 28 किलोग्राम का था। देखिए ऑप्शन है बी में। बट ये ट्रेडिशनल मेथड इतने आसान डेटा के लिए तो अच्छा है, थोड़ा सा डेटा क्रिटिकल होगा, कंफ्यूजिंग होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको जो मैं पैटर्न बताने चल रहा हूँ इस पर फोकस करिएगा, ये हमेशा के लिए और बड़े डेटा के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो इस पर ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर होगा। आपको इसमें क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। देखिए कैसे, इसका गुणा आप इससे करें, जब ये अलग अलग डेटा हो तो ये रूल लगेगा। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करें, 3×5 = 15 आया, ठीक है, और 5×2 = 10 आया, इसको ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब आपको अगला प्रोसेस क्या फॉलो करना है, इस 3 को लाइए और इस 5 से गुणा करिए तो यह 15 होगा, ठीक है। 3 को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई करिएगा, और इस 5 को लीजिएगा, 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो कितना हो जाएगा पता है, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएं, 20 का है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो हम 5 की तुलना किससे कर देंगे बताइए, 20 से करेंगे। 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। अगर 1 का मान आपका 4 हो गया तो आपको क्या करना है बताइए, दोनों को कंबाइन, देखिए कितना है, प्रारंभ में जो मात्रा हमारे पास थी 5 और 2 थी, 5 2 मिला दीजिए तो कितना है बताएं, 7 है। तो 7 की तुलना आप लोग यहाँ पर कर दीजिए, 7 का मान 7 = 28 हो जाएगा। 28 किलोग्राम बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन रहा है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। 12वां सवाल डन होता है। 13th पर आइए। ए तथा बी की जो मासिक आय है उसका जो अनुपात है 3:4 है, करेक्ट है। उनके मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 4,000 रुपये प्रतिमाह बचाते हैं तो बी की आय कितनी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिमाग में आपके रखना बहुत जरूरी है, जैसे आय क्या होता है, हाँ इनकम है, आप सबको पता है। आय को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो व्यय, ठीक, और दूसरा बचत। अब हम सबको कन्फर्म है कि आय में से अगर हम व्यय निकालेंगे तो बचत आएगा, और बचत निकालेंगे तो क्या आएगा, व्यय आएगा। और हम बचत और व्यय को, मतलब एक्सपेंस एंड सेविंग को ऐड कर दें तो टोटल इनकम हमारी कंफर्म हो जाएगी। जैसे सवाल दरअसल जो नेचर है हम लोग का ये है कि हम कमाते हैं, कमाने के बाद पहले खर्च करते हैं।
तब देखते हैं जो बचता है बचता है। बट इस सवाल की बात करो तो इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आय का अनुपात दिया है तो 3:4 है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक मासिक व्यय दिया है, उनके खर्चों का अनुपात दिया है, बचत का नहीं दिया है। खर्चे कहाँ से बने, जैसे हमने कुछ लोग की मेंटेलिटी ऐसी भी होती है कि हम कमाएं, कमाने के बाद पहले बचा के रख लें फिर खर्च करें। जैसे दो लोगों ने 3 और 4 के अनुपात में कमाया, उन्होंने अपने हिस्से से कुछ ना कुछ बचा लिया, पहले ने कुछ बचाया, दूसरे ने कुछ बचाया। बचाने के बाद क्या हुआ, हो सकता है अलग अलग बचाए, हो सकता है सेम इक्वल अमाउंट बचाएं। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी व्यय उनके खर्चों का अनुपात क्या बनकर आ रहा है। बात एक ही होगी, आय में से चाहे व्यय निकालिए बचत का अनुपात बनेगा, आय में से बचत निकालिए व्यय का अनुपात बनेगा, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पर्सन है ए और बी, इनकी आय का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, देखिए आय का रेशियो दिया है 3 और 4 का। इन्होंने प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से से 4-4 हजार रुपए बचाए हैं। इसने भी 4 हजार बचाया है, देखिएगा 4 हजार इसने, मतलब उसका जो बचत है हम उसको निकाल देते हैं, 4 हजार इसने भी बचाया है, 4 हजार कर देते हैं। ठीक है, दूसरे ने भी 4 हजार बचाया है, इसने भी 4 हजार निकाल दिया। तो इनके जो व्यय अर्थात खर्चों का रेशियो बनकर आया 2:3 बनकर आया है। हमने देखा फिर वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर दोनों में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल डेटा का हो रहा है। करेक्ट है, इक्वल डेटा का हो रहा है, अलग अलग डेटा का भी हो सकता है। इक्वल डेटा है तो निश्चित तौर पर रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। क्या सेम है कि नहीं, यस सेम है। 3 से 2 है, 4 से 3 है, एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। मैंने एक की तुलना तुरंत 4 हजार से किया और यहाँ पर जाकर के देखा कि हमसे पूछा था सवाल में, देखो क्या था कि हमको बी की इनकम बतानी थी, बी की आय क्या थी। तो बी की आय देखिए यहाँ पर कितनी थी, 4 थी। तो बी की इनकम हम लोग कंफर्म कर देते हैं 4 है, 4 चौके 16 हजार, 16 हजार बी की इनकम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। सिंपल सवाल था, आपको अप्रोच क्लियर हो तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले सवाल पर चलता हूँ। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। हर तरह के पैटर्न आपको फेस करने को मिलेंगे। उनके व्यय उसी तरह से सवाल है 9:5 है, बट जो अभी खर्च हमने बराबर बराबर कराया था बचत, वो बचत यहाँ पर अलग अलग है, 2600 है और 1800 है। करेक्ट है, तब हमसे उनकी आय प्रत्येक की पूछा है। हम कंफर्म करते हैं सवाल को भी। दो पर्सन है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इनकी आय का जो रेशियो हम लोग को दिया है, देखिए ध्यान से, आय का रेशियो हम लोग को दिया है 5:3। करेक्ट है, और यहाँ पे से ए ने अपनी इनकम से कितना बचाया बताइए, 2600 बचाया। ए ने 2600 बचाया और बी ने कितना बचाया, 1800 बचाया। इस बचत के बाद उनकी जो व्यय का अनुपात बनकर आया वो 9:5 बनकर आया। मतलब पहले दोनों ने कमाया, कमाने के बाद अपने अपने जो व्यय थे, सॉरी अपने अपने जो बचत थे उनको निकाला। तो बचत निकाल लेने के बाद उन्होंने कहा भैया देखो हम इस रेशियो में ही अब अपना खर्च निर्धारित करेंगे, ये व्यय का रेशियो बनकर आया। पिछले सवाल में क्या था, ये अमाउंट दोनों का सेम था, बट यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग है। अगर ट्रेडिशनल करना हो तो कर सकते हैं, कैसे, 5x मान ले पहले की इनकम, 3x मान ले दूसरे की इनकम, इसमें से 2600 घटा दें और इसमें से हम 1800 घटा दें, तो यह जो रेशियो बनकर आएगा 9:5 का बनाएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मतलब x का मान निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वही चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस टाइप से जाना कहीं भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़े डेटा आते हैं तो कन्फ्यूजन का विषय बनता है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ समझिएगा, ये 2600 कम हो रहा है, 1800 कम हो रहा है, क्रिस क्रॉस इसमें भी फॉलो करिए। आप इसका गुणा इससे करें तो 25 हो गया, इसका इससे करें तो 27 हो गया। अब फिर सुनिए, देखिए क्या करना है। एक चीज कर सकते हैं, जैसे 2600 है ना, तो इसका जीरो इसका जीरो खत्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कर दिया। अभी क्या करिए, 5 का गुणा 26 से करिए, 26×5 130 होता है, और 9 का गुणा 18 से करिए, 18×9 162 होता है। करेक्ट है। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से भी 100 से गुणा किया, 100 से एलिमिनेट किया, तो 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये डिफरेंस है 32 का, और ये डिफरेंस कितने का है, 2 का। मैं कहूँगा 2 बराबर 32 ना लिखिए, 3200 लिखिए, क्योंकि 100 से हमने कैंसिल किया था। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1600 हो गया। अब सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था कि दोनों की आय क्या थी, दोनों की इनकम क्या थी। जैसे ए का अनुपाती भाग कितना था, 5 था, तो ए की इनकम 5 से मल्टीप्लाई होकर के 8000 हो जाएगी। ऐसे अगर बी की इनकम निकालनी है जो अनुपातिक रूप से 3 है, तो 3 बराबर 16 कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो 8000 और 4800 दोनों की आय हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर उनकी आय का ही रेशियो दिया है, क्यों ना हम लोग ऑप्शन से चेक कर ले। देखिए ऑप्शन से जा सकते हैं, बट ऑप्शन से कंफ्यूजन भी आएगा, इसलिए क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट की जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो आप लोग स्पष्ट कर सके। बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस भी मैंने स्पष्ट किया, इस मेथड का उपयोग आप करके आंसर कर सकते हैं। आप कंफर्म जरूर कर दीजिएगा हमें कि आपको बातें मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो 14 नंबर आपका डन होता है। 15वें पर आ जाइएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा,
कोई कन्फ्यूजन हो तो लिख दीजिएगा, अपने आंसर्स हमें कमेंट में देते रहिएगा, जिससे कि क्लियरिटी हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी रहे। अगला सवाल है, देखिए अब एलिगेशन यहीं से लगता है। एलिगेशन के सवाल बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत बड़ा अप्रोच होता है उनका। तो हम लोग एलिगेशन की थॉट को भी दिमाग में रखते हैं कि जो बांटने का काम करता है, जो कंबाइन चीज़ को, हमारा हिस्सा ये है, आपका हिस्सा ये है, अगला जो देख रहा था, जैसे हमें मान लो दो लोगों को हमें कुछ काम दिया गया, मैंने कुछ हिस्सा पूरा किया, आपने कुछ हिस्सा पूरा किया, जो ऑब्जर्वर है उसकी नज़र में आया नहीं इतना तो पूरा नहीं हुआ, जैसे मैं तो लग रहा था मुझे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है आप कर रहे हो, उसने ऑब्जर्व किया इतना ही हुआ है, तो उसने एलिगेट किया, मेरे हिस्से को डिफाइन किया, आपके हिस्से को डिफाइन करेगा, इस प्रकार से यहाँ पर एलिगेशन का उपयोग करेगा। देखिए हमारे पास कहा गया कि 25% सांद्रता वाले, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, अर्थात जैसे हम कहते थे कि चीनी पानी का घोल है तो 25% चीनी है या 40% चीनी है, वही बात है कि हमारे पास एक घोल है, मतलब एक जूस है, बेसिकली ऑरेंज जूस है, और उसकी टोटल मात्रा 36 लीटर है। उसमें, उस घोल में, उस जूस में 25% ऑरेंज है, 25% उसमें संतरे हैं, मतलब एक चौथाई, बाकी का हिस्सा पानी है। 36 लीटर टोटल था तो एक चौथाई उसमें संतरा था, बाकी पानी था। एक दूसरा बर्तन है, उसमें 80% सांद्रता वाला हमारे पास संतरे का रस था, मतलब दूसरे बर्तन में भी संतरा है, और उसमें जो संतरे का रस है उसमें उसमें संतरे की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें संतरे की वैल्यू बहुत कम थी, पानी की वैल्यू ज़्यादा थी, इसमें संतरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पानी की वैल्यू कम है। दोनों को घोल दिया गया, मिला दिया गया। मिलाने के बाद पता चला कि जो हमारे पास नया मिश्रण बना उसमें 60% सांद्रता वाला मतलब मिश्रण बना, अर्थात उसमें ऑरेंज की वैल्यू 60% हो गई। अब ऐसे में सवाल हमसे पूछा गया कि इसको किस रेशियो में, जैसे हमसे पूछा होगा, पूरा कंडीशन पढ़िएगा कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा, ये जो सेकंड आप मिलाए हैं इसकी कितनी क्वांटिटी हम मिलाएं कि जहां पर जब कंबाइन करूं तो यहां पर संतरे का जो अप्रोच हो वो 60% हो जाए कॉम्बिनेशन में। तो आपको इसको डिफाइन करना है, देखिए कैसे करते हैं इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास पहले प्रकार का लिक्विड था जिसकी टोटल क्वांटिटी थी 36 लीटर। यहाँ पर दूसरे प्रकार का भी है सेकंड, जिसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है वो कितने लीटर है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता वो कितने लीटर है। इसका जो कंसंट्रेशन था 25% था, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर 80% था, और जो ओवरऑल बनकर आया है, ओवरऑल बनकर आया है कितना, 60%, ठीक है। अब हमको एलिगेशन डिफाइन करना है जिससे कि हम रेशियो कंफर्म कर सके, इनका 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 इनका, एलिगेशन इसे को कहते हैं। डिफरेंस किया जाता है। अच्छा, जो बीच का मान होता है ना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे ही होता है, इनका फर्क देखो डिफरेंस कितने का बनकर आ रहा है, इसमें फर्क आएगा 35 का, 35 और 25 मिलकर 60 होगा। यहाँ पर देखकर बताइए 20 का है, तो 5 चौके 20 है, 5 सत्ते 35 है, 4 अनुपात 7 का अनुपात है, मतलब 4 भाग आपका ये वाला है, 7 भाग ये वाला है। 4 की तुलना इससे करिए, 4 9 36 गुणे 9 हुआ है, तो यहाँ पर 7 9 63 कर दीजिए, ठीक है, 7 9 63 कर दीजिए, तो यहाँ पर इसकी मात्रा बताएं कितना हो जाएगी, 63 लीटर। मतलब जिस रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ हम गए हैं उसी रिस्पेक्ट में हम यहाँ से यहाँ जाएं, और हमको पता चल जाएगा कि दूसरा वाला जो मिश्रण था जिसमें 80% की सांद्रता का ऑरेंज लिक्विड था, ऑरेंज जूस ही था, उसका टोटल क्वांटिटी 63 लीटर लेना पड़ेगा मिलाने से, तब जाकर के 60% की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हमको मिल पाएगी। पहला ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। एक कक्षा की औसत आयु, एक क्लास है जिसमें सभी बच्चों की जो एवरेज एज है वो 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़के जो बॉयज हैं उनकी जो एवरेज एज है 16.4 वर्ष है, और लड़कियों की 15.4 है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। अब देखिए बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, करेक्ट है। बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग जो रेशियोज हैं वो क्या है समझिएगा। लड़कों का जो औसत है वो 16.4 है, लड़कियों का जो औसत है 15.4 है, और कंबाइन अगर कर दिया 15.8 है। हम लोग यहाँ पर सीधा एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन से हमें इनकी संख्याओं का अनुपात दिखेगा, क्या हो जाएगा, जैसे इसको इससे जोड़ घटाइए, अंतर करिए, तो 0.2 ऐड करने पर 16 और 0.4 और मिला के 0.6 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करिए तो यहाँ पर 0.4 है, सिंपल सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। दशमलव हटा, दो दूना 4 होता है, दो तियां 6 होता है, 2:3 का अनुपात होगा, मतलब 2 भाग पहला रहेगा, मतलब 2 भाग, या कह सकते हैं 2 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या क्या है, कम है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर चलता हूं। बर्तन ए में 25% दूध तथा बर्तन बी में 30% दूध है। मतलब हमारे पास दो बर्तन हैं, दूध की मात्रा है दोनों में, पहले में 25% दूध है, दूसरे में 30% दूध है। बर्तन ए से 6 हिस्से, मतलब बर्तन ए का 6 हिस्सा
बर्तन बी के 4 हिस्से लिए जाते हैं, मतलब बर्तन ए से 6 हिस्सा लिया जाता है, 6 पार्ट उसका लिया जाता है, और बर्तन बी से 4 हिस्सा लिया जाता है, तथा बर्तन सी में सबको डाला जाता है, उठा के बर्तन सी में डाला जाता है। हमसे पूछा दूध की प्रतिशतता बर्तन सी में ज्ञात करिए, कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है, इसको हमको समझना है। आइए हम लोग कंफर्म करते हैं, देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर बताते हैं। देखिए इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है, समझिएगा। पहला तरीका ये है कि अगर हमारे पास एक बर्तन ए था जिसमें दूध और पानी लिक्विड के रूप में रहा होगा, 25% दूध का मतलब यही होता है कि 25% दूध था तो निश्चित तौर पर 75% पानी था। आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, 1/4 कह देते हैं, तो 1 भाग ए था, 3 भाग ए था। इस प्रकार से यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात बर्तन ए में था। बर्तन बी के पास गए, यहाँ भी मिल्क एंड वाटर था, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर की बात अगर करें तो अलग ही रेशियो है। देखिए कैसे है, अलग रेशियो का मतलब 30% है, तो 30% को भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 30 लिख दीजिए तो अगला 70 होगा, या ऐसे भी कर देते 3/10 है, मतलब टोटल क्वांटिटी 10 है, तो यह भाग 3 हो जाएगा, या भाग 7 हो जाएगा। करेक्ट है, या भाग 3 हो गया, या भाग 7 हो गया, तो रेशियो इसका जनरेट हुआ 3 और 7 का। करेक्ट है। अब हमसे कहा गया कि इसका मुझे लेना है क्या, 6 हिस्सा, बर्तन ए का 6 हिस्सा लेना है, और बर्तन बी का मुझे 4 हिस्सा लेना है, और मिलाकर के एक बर्तन सी रखना है, उसमें भी हमें मिल्क एंड वाटर मिलेगा, दूध और पानी मिलेगा। अब हमको जब फाइनल बनेगा तो वहां बताना है कि उसमें दूध की, उसमें बर्तन सी में दूध की प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज क्या है, समझिएगा। अभी इसको और शॉर्ट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसी केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकी मात्राएं बराबर हो जाएं। अब यहाँ पर मात्रा 3 1 4 है, और यहाँ पर मात्रा कितनी है, 7 3 10 है। हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो कि दोनों से कट जाए, तो 4 और 10 मतलब 20 अगर हम लोग बना लें तो बहुत बेहतर होगा। मतलब इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये आपका जो 4 पंचे 20 हो जाएगा, क्योंकि मात्रा 4 है। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, देखिए ये मात्रा टोटल कितनी है, 10 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा। इससे देखिए यहाँ पर फर्क नहीं, बट ये फर्क हो जाएगा, 5 और 15 हो जाएगा रेशियो में, 5 और 15 हो गया। और दूसरी तरफ यह हिस्सा हो जाएगा 6 और कितना बताएं, 2 सते 14, 6 और 14 हो जाएगा। अब सवाल में जैसे हमसे कहा है, सवाल में जैसे हमसे कहा है कि मुझे इसका 6 भाग लेना है, अब हम ले सकते हैं, और इसका कितना 4 भाग लेना है। तो अब बताइए 6 पंचे 30 हुआ, और यहाँ पर 15 छक्के 90 हुआ, इधर देखिए 4 छंगे 24 हुआ, 14 चौके 56 हुआ। अब यहाँ पर आपको समझा दूं कि मिल्क की टोटल क्वांटिटी 30 यहाँ से और 24 यहाँ से, बताइए कितना हो गया, 54 हो गया। और इधर अगर हम लोग टोटल इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितना, देखिए जो हमारे पास वाटर है इसकी क्वांटिटी 90 है, और इसकी क्वांटिटी कितना है बताएं, 56 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 9 5 14 146 हो जाएगा। टोटल जोड़ा तो ये आपका 200 टोटल है, कितना है, 200 है। और इसमें दूध की मात्रा कितनी है, 54 है, तो 54 गुणे 100 बटे हम क्या कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मात्रा 200 है। 2 बार गया, 2 से इसको भाग कर दीजिए, 27% यहाँ पर दूध के परसेंटेज होगा, जो आपके सामने है, राइट सोल्यूशन में है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी हो गया होगा, इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 27% राइट सोल्यूशन के रूप में मिल रहा है। आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसी स्थितियों में हमें इक्वलिटी बनानी होती है, सेम करना होता है, सेम करके तब हम अलग अलग पार्ट्स ले सकते हैं, तब जाकर के हम किसी कैपेबिलिटी को परसेंटेज पे फिक्स कर सकते हैं। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या है, मैंने अपनी यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मैं कोई यात्रा कर रहा था, बहुत बढ़िया सवाल होता है, और उसका जो पहला हिस्सा होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू किया। मतलब मैं किसी जर्नी को स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो अगला हिस्सा है उसको मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया। इस प्रकार से कुल 5 घंटे में मैंने 240 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया। मतलब पूरी यात्रा को मैंने किया जो कि 240 किलोमीटर थी, 240, और इसको समय लगा मुझे 5 घंटे। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि पूरी यात्रा के दौरान जो मेरी स्पीड थी वो 5 से, अगर, क्योंकि हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पूरी यात्रा कितनी तय करी हमने, 240, और 240 को हमने 5 से भाग किया, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड थी हमारी। सवाल पूछा मेरी यात्रा का प्रारंभिक हिस्सा कितना है, प्रारंभिक पार्ट कितना है। हम लोग देखिए, हमारी जो पहली स्पीड थी 40 थी, दूसरी स्पीड थी 60 थी, और एवरेज स्पीड हमारी कितनी बनकर आई, 48 बनकर आई। हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा दें जिससे कि हम कंफर्म कर लें कि हमने कितनी कितनी दूरियां
अलग अलग हिस्सों में तय करी है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 8 है, दोनों का डिफरेंस 12 है, 4 दूना होता है 8, 4 तियां होता है 12। लकली आपको ऐसा पॉइंट मिल गया क्या कि ये दोनों जुड़ करके, भले ही देखिए 3 और 2 के हिस्से में कवर किया गया है, 3 2 का हिस्सा मतलब 5, टोटल क्या होता है 5। लकली 5 ही घंटे की पूरी जर्नी थी, नहीं तो हमको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता। 5 घंटे की जर्नी में 3 मैंने 3 हिस्सा इस गति से चला, मतलब पहले हिस्से को कवर किया, और दूसरे हिस्से को कवर किया मैंने 2 पार्ट, मतलब 2 घंटे चल करके। तो सवाल में जैसे पूछा यात्रा का जो प्रारंभिक हिस्सा था वो कब तक था, वो 3 घंटे तक था। दरअसल ये दोनों जुड़ करके भी 5 हो रहे हैं, इसलिए पहला हिस्सा 3 से कनेक्ट कर जाएगा और दूसरा हिस्सा 2 से कनेक्ट कर जाएगा। तो पहले हिस्से को मैंने 3 घंटे तक डन किया, 3 घंटे तक मैंने तय किया होगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन होता है 18वां आपका डन होता है। 18वां आप नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो डिसाइड भी कर लीजिए, 3 गुणे आप 40 कर दो 120 आएगा, 2 गुणे आप 60 कर दें 120 आएगा, टोटल हो गया 240, लगा आपको 5 घंटे, बात वही होती। करेक्ट है, ये 18वां डन होता है। 19 पर आइएगा। 19 सवाल देखिए क्या कहता है। शुद्ध दूध का मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर है, जो प्योर मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क मतलब कोई मिलावट नहीं, उसमें जो रेट है 80 रुपीज पर लीटर है। शुद्ध दूध में अगर 16 लीटर हम पानी मिला देते हैं, ठीक है, पानी मिला देते हैं, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का मूल्य बन जाता है। मतलब उसमें 16 लीटर पानी मिलाने की वजह से 60 रुपए लीटर का मिश्रण वाला मूल्य बन जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा हमको बतानी है क्या है। देखिए दो चीज है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क का जो रेट है, जो प्योर मिल्क का है, वो मार्केट में है 80 रुपए। पानी का जो रेट है वो मार्केट में है 0 रुपए, जबकि ऐसा नहीं है, आपको पता है पानी अमूल्य है। इवन आजकल पानी हमें पॉलीथीन में और पानी हमें बॉटल्स में मिल रहा है, लेकिन इस सवाल के लिए हम लोग पानी का रेट 0 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई रेट नहीं मेंशन किया गया है। हाँ इतना जरूर है कि पानी की मात्रा थी 16 लीटर, हमने 0 रुपए की दर से, 0 रुपए के रेट से 16 लीटर पानी, क्योंकि जब दूध वाला पानी मिलाएगा तो बिस्लरी थोड़ी मिलाएगा, उसे नुकसान थोड़ी कराना है, वो जाएगा कहीं पर गंगा जी में या कोई पंप कहीं मिल जाए वहीं से पानी भर देगा, जो आपको सेल करता है। जब दूध विक्रेता जो आपके पास आते हैं लेने के लिए, अक्सर दूध विक्रेताओं के बारे में हमारी थॉट होती है कि दूध में पानी जरूर मिला होगा। यहाँ पर हमको बताया अगर प्योर मिल्क खरीदने जाते हैं तो 80 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिलता है, पानी 0 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिलता है। पानी की 16 लीटर मात्रा को हमने लिया और मिलाया, मिलाने के बाद जो रेट निर्धारित किया वो 60 रुपए पर लीटर था, 60 का एलिगेशन कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, हमसे सवाल पूछा गया है मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ क्या थी, मिल्क की वैल्यू हमको बतानी है। एलिगेशन लगाई, देखिए कितना होता है, ये डिफरेंस 20 का होगा, ये डिफरेंस 60 का होगा। 20 यहाँ 60 होता है, 20 के 20 होता है, मतलब 3 भाग दूध रहेगा अभी भी और 1 भाग पानी रहेगा। 3 भाग दूध रहेगा, 1 भाग पानी रहेगा। 1 का मान 16 है, 1 का मान 16 है, तो 3 का मान कैसे बताइए, गुणे 16 हुआ होगा ना, यस। 3 का मान 16 से गुणा करिए, 16 3 48, मतलब मैं 48 लीटर दूध मिलाया था। यहाँ पर मिश्रण में दूध की मात्रा 48 लीटर रही होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है, आपके सामने है। मेरे ख्याल से आप सभी को यह क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हुआ होगा। सभी लोग को कंफर्म करना जरूरी है, अगर डाउट है आपके मन में तो आप जरूर हमें लिखें, श्योर करें, जिससे कि हम क्लियरिटी दें और आगे के सवाल में आपको क्लियर बताएं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल क्या है। एक कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, 49 रुपए बांटना है उन सभी के बीच में, मतलब उन सभी 70 बच्चों को 49 रुपए देने हैं, करेक्ट है। प्रत्येक लड़के को हमने 80 पैसे देने का निर्णय लिया, कि हम हर लड़के को 80 पैसे, जबकि लड़कियों को 30 पैसे देने का निर्णय लिया। इस प्रकार से लड़के तथा लड़कियों की संख्या हमें बताना है। मैं आपको बताऊं इस सवाल को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस की बजाय जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका उपयोग समझने की जरूरत है। एक क्लास वैसे ट्रेडिशनल करना हो ट्रेडिशनल पर जा सकते हैं। 70 बच्चे हैं, लड़कों की संख्या n मान लो, लड़कियों की संख्या 70 - n है। प्रत्येक लड़कों को 80 पैसे दे रहे हैं, 80/100 से लड़कों की संख्या मल्टीप्लाई कर दो। लड़कियों को 30 पैसे दे रहे हैं, 30/100 करके लड़कियों की संख्या से मल्टीप्लाई करके बराबर कुल पैसे कितने दिए, 49 रुपए। आप सेट कर सकते हैं, सवाल ऐसे डायरेक्ट हो सकता है, बट ऐसे डायरेक्ट हमें करने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ क्या है। ये बॉयज हैं यानी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं गर्ल्स हैं, और टोटल इनकी जो संख्या है बताइए कितनी है। इनकी जो संख्या है टोटल 70 है। कितनी है, 70 है। अभी हम पैसे को लेकर चलते हैं। जैसे आपको एक बात बता दूं कंफर्म, कि 1 रुपए में होता है 100 पैसा, 1 रुपए में होता है 100 पैसा, तो 49 रुपए में 4900 होगा। आप चाहे रुपए पैसे जैसे भी सेट हो पाता है उसी हिसाब से करिए। मेरी बात सुनिएगा, हमने कहा कि अगर हम इन सभी 70 को जो टोटल हैं, मान लें कि सब लड़के हैं, मान लें सब लड़के हैं,
एक लड़के को आप कितना पैसा दे रहे हो, 80 पैसा, तो 80 गुणे 70 कर दें, 80 गुणे 70 कर दीजिए, तो टोटल पैसों की संख्या 8 सत्ते 56 अर्थात 5600 होगी, तो 56 रुपए मान लीजिए ना भाई। आप समझो क्या है भाई, 70 सबके सबको लड़के मान लिया आपने, एक लड़के को आप 80 पैसे दे रहे हो, तो टोटल पैसे कितने बांटे, 5600। 5600 पैसे हैं, सबको पता है कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं, क्या होते हैं 100 पैसे, तो इसका मतलब कितने रुपए बटे, 56 रुपए। अगर केवल हम सारे पैसे को उठाकर लड़कों को दे देते तो कितना पैसा बांटना होता, 56, जबकि पैसा बटा कितना, 49, इसका मतलब कुछ लड़कियां भी हैं। चलो एक उम्मीद करते कि हमने सारे पैसे उठा के लड़कियों को दे दिया, तो 30 गुणे 70 कर दीजिए, कितना पैसा बढ़ता, 2100, जीरो हटा दीजिए, 21 रुपए बढ़ता, जबकि हमें पता है कि हमने बांटा कितना है, 49, करेक्ट है। तो अब 49 को कर दीजिए बीच में, यहां से एलिगेशन सेट हो जाएगा। डिफरेंस देखिए कैसे बना, 49 और 56 का डिफरेंस 7 का होता है, 7 49 7 56 होता है। 21 और 49 का डिफरेंस देखिए 8 हो गया और 2 28 हो गया, 7 1 के 7 होता है, 7 चौके 28 होता है, मतलब 4:1 का अनुपात है। 4 भाग लड़के हैं तो 1 भाग लड़कियां हैं, करेक्ट है, 4 भाग लड़के हैं तो 1 भाग क्या है, लड़कियां हैं। अनुपाती पदों को जोड़ दें, क्योंकि टोटल संख्या देखनी है तो 5 हो गई, और टोटल संख्या है कितनी, 70 है। 1 बराबर 14 है, 1 बराबर 14 है, तो बॉयज हैं 4, 14 चौके 56 है, लड़कों की संख्या 56 है, लड़कियों की संख्या गर्ल्स 1 है, तो 1 बराबर क्या हो गया, 14 है। 56 और 14 देखिए पहला ही ऑप्शन है, 56 लड़के हैं तो 14 लड़कियां हैं। इस तरह का बहुत सवाल बनता है जो हमको कंफ्यूज करता है। हम हाँ एक चीज कर सकते थे कि ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शन में 2 चीजें पहले देखना पड़ता है, किसका जोड़ 70 नहीं, हालांकि ऐसा कभी सवाल ही नहीं देगा कि जोड़ 70 ना हो गया, सबका जोड़ 70 है। अब लड़कों की संख्या को 80 से मल्टीप्लाई, लड़कियों की संख्या को 30 से मल्टीप्लाई करके देखिए किसमें अमाउंट 49 रुपए बन रहा है, जो बन जाए वही आंसर हो जाएगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर इसमें होता, तो आपको 4 बार हमें इफर्ट करना ही पड़ता। तो ऑप्शन कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए खराब भी होता है। एक क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूँ। सवाल देखिए क्या है, 21 पहुंच रहे हैं हम लोग। अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐसे 2 प्रकार के गेहूं हैं, जिसे यदि वह इनके मिश्रण को 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण में इन दोनों प्रकार के गेहूं का अनुपात क्या था, मतलब कितना कितना हिस्सा था। 2 प्रकार के गेहूं थे उसके पास, ये पहला है और ये दूसरा प्रकार है। दोनों प्रकार के गेहूं का रेट, रेट मतलब लागत, क्या क्या थी बताइए। पहले की 60 थी और दूसरे की कितनी थी, 85 थी। पहले की जो रेट था, रेट मतलब लागत, तो 60 रुपए प्रति केजी था, तो दूसरे का कितना था बताएं, 85 85 रुपए पर केजी था। इनको मिला दिया एक जगह पर बोरे में, अलग अलग बोरे से उसने कुछ गेहूं, कुछ पार्ट इसका उठाया, कुछ पार्ट इसका उठाया, मिला दिया एक ऐसे बोरे में, जहां पे उसने उस बोरे को अब ग्राहक के सामने प्रेजेंट किया। ना बताया कि 80 का है, ना बताया 85 का, उसने एक अलग रेट बताया, और एक रेट बताकर उसने बेचा कितने में, 84 रुपए पर केजी में। देखिए अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा 84 यहाँ बीच में सब्स्टिट्यूट कर दे तो गलत हो जाएगा। दरअसल ये 84 विक्रय मूल्य है। ये तब बना है जब उसने इसको 20% का मुनाफा कमाने के लिए सेट किया था। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, भिन्न में अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो 20/100 करिए, 1/5। यह कॉस्ट प्राइस है, यह प्रॉफिट है, मतलब 5 में खरीदा, 1 का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, 6 में, अर्थात यह विक्रय मूल्य को प्रेजेंट करेगा, मतलब 6 का मान 84 होगा। 6 का मान 84, 14 छंगे 84, तो ये 14 हो गया, ठीक है। 1 का मान 14, तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमारी कितनी है, 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 70। अर्थात जो मिक्सर उसने बनाया है दोनों को मिलाकर, उसकी जो कॉस्ट प्राइस बन रही है 70 बन रही है। गलती हो जाती है अगर 84 लेकर चलते। अब एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाइए, इसका डिफरेंस 70 का है, इसका डिफरेंस 15 का है, 5 तिया 15 है, 5 दूना 10 है, मतलब 3 भाग उठाएगा टाइप 1 और 2 भाग उठाएगा टाइप 2। 3:2 के अनुपात में वह गेहूं को सेल करेगा, सेल नहीं मतलब मिलाएगा। पहला भाग मतलब पहले प्रकार का गेहूं जो 60 रुपए पर केजी वाला था, उसका 3 हिस्सा लेगा, और दूसरा जो गेहूं महंगा था उसका 2 ही हिस्सा लेगा, और मिला करके उसको 70 रुपीज की लागत बना देगा, और ग्राहक जाएगा तो उसको 84 रुपए बता करके 20% का बेनिफिट प्रॉफिट अर्न करेगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं, ठीक है, सोने और तांबे के 2 मिश्रण है। मिश्रणों में पहला है ए, दूसरा है बी। इन धातुओं के अनुपात क्रमशः 7:2 और 7:11 है, मतलब पहले में सोना 7 और सोना और तांबा, मतलब 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। इसमें गोल्ड एंड जो तांबा टिन कर दिया,
ये रेशियो कितना दिया है 7:2, 7 और 2 का अनुपात है। दूसरा जो मिश्रण है बी, उसमें भी गोल्ड एंड टिन है, गोल्ड एंड टिन है, इनका रेशियो 7:1 है, 11 है। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर, मतलब इसकी और इसकी दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर हमने एक मिश्रण सी बनाया, एक सी बनाया, तो इस नए मिश्रण में सोने तांबे, अभी मैंने इसी तरह का सवाल आपको कराया था जिसमें दूध का जो परसेंटेज था, बल्कि वो टफ था सवाल, क्योंकि उसके अलग अलग भाग, हमको इसका कुछ भाग लेना था, इसका कुछ भाग लेना था। हम बराबर इनको लेना चाह रहे हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तभी है जब ये क्वांटिटी सेम हो। अभी क्या क्वांटिटी सेम है? नहीं। इसकी क्वांटिटी जुड़कर 18 है, इसकी क्वांटिटी जुड़कर 9 है। आप इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो यह 9 हो जाएगा, और यह 9 क्यों होगा, यह 14 होगा, यह 14 होगा, और यह 4 होगा। मतलब अब क्वांटिटी देखिए 14 4 18, और यह 7 11 18 तो है ही है। अब जो नया मिश्रण बनेगा इसमें गोल्ड और इसमें टिन, तो गोल्ड की क्वांटिटी देखिए यहाँ पर 14 और 7 मिलकर कितना होगी 21, और टिन की क्वांटिटी यहाँ 4 और 11 मिलकर कितना होगी 15। अब बराबर बराबर लिए हैं ना, इसलिए टेंशन नहीं है। अगर बराबर ना होता, उसका कुछ हिस्सा होता, उसका कुछ हिस्सा होता, तो जैसे पीछे किया था एक सवाल, उसी टाइप से मैनेज करना होता। देखिए 3 7 21 होता है, 3 5 15, 7 और 5 के अनुपात में बनेगा। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें जो गोल्ड एंड टिन का जो रेशियो बनेगा वो 7:5 का बने, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर हमें लेना था। तो लेकिन हाँ, कुछ भी ऐसा परिवर्तन करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी जो टोटल अमाउंटिंग है उसको सेम करना होगा। सेम कर दिया तो अपना काम आसान हो जाएगा। 22 नंबर डन होता है। 23 पर आ जाइए। दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। ये भी उसी टाइप से देखिए सवाल बनता जा रहा है, आप ध्यान देखिएगा क्या होगा। ए और बी के क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और सिस्टम मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। यहां पर हमारे पास दो प्रकार के लिक्विड हैं, ठीक है। एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 4 और 3 है। मतलब ये जो ए बर्तन है इसमें देखिए मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, 4 भाग मिल्क है, 3 भाग वाटर है। बर्तन बी है, बर्तन बी में भी मिल्क एंड वाटर है, और इसमें जो 2 भाग दूध है तो 3 भाग पानी है। करेक्ट है। इनको हमें मिलाना है, मिला करके एक ऐसा रेशियो बनाना है जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब सी हो। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाए पता है, 1:1 हो जाए। आई बात समझ में? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों को जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है, इन दोनों को ऐसा जोड़ना है कि जो प्राप्त हो सी उसमें 1 और 1 का अनुपात, मतलब आधा दूध और आधा पानी। तो हमसे यही पूछा गया कितना भाग इसका ले लूं, कितना भाग इसका ले लूं, कैसा हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ लिखिए मिल्क, यहाँ लिखिए वाटर। अब समझिए क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, हम किसी को यूज में ले सकते हैं, हम चाहे दूध को लेकर चले चाहे पानी को लेकर चले, बात हो जाएगी। जैसे हम यहाँ दूध की बात करें, दूध की मात्रा कितनी है 4, और टोटल मात्रा बताएं कितनी है 7। टोटल मात्रा कितनी है 7। इधर चले, यहां पर दूध की मात्रा कितनी है, आप कहोगे सर 2, और टोटल मात्रा कितनी बताएं 5। यहां पर दूध की मात्रा कितनी है 1, और टोटल मात्रा कितनी है 2। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं इसका इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एलिगेशन लगाइए, हम आपको कंफर्म करते हैं। 4/7 और 1/2 का डिफरेंस, 4/7 1/2 का डिफरेंस, 4 दूना 8 में से 7 निकलेगा, 1/14 हो जाएगा। और इधर 2/5 है और 1/2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी देखिए 2 दूना 4, 1/10 हो जाएगा। डिफरेंस 1/10 होगा। देखिए 5 में से 4 निकलेगा। अब हम क्रॉस गुणा कर दें, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो यह 14:10 होगा। 2 सते 14 होता है, 2 पंचे 10 होता है। 7 और 5 का अनुपात होगा, देखिए पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। मतलब 7 भाग हम लेंगे पहले बर्तन से और दूसरे बर्तन से हम 5 भाग लेंगे, तब जाकर के दूध और पानी बराबर बराबर हो पाएंगे, जनरेट हो पाएंगे। तो सवाल नंबर 23 आपका डन होता है। अच्छे से क्लियर करते आगे बढ़िए आप लोग। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने क्या है, इसको पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब एक रेट था चावल का 75 रुपए पर केजी वाला, उसकी टोटल मात्रा कितनी खरीद ली 5 किलोग्राम। फिर दूसरी तरफ एक और चावल था जो 10 किलोग्राम था, उसने लिया और उसका जो रेट था 100 रुपए पर केजी था। उसने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों नमूनों को मिला दिया, और उसे कमाना है 20% का लाभ। किसके लिए? इस मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचना होगा। मतलब ओवरऑल चावल को उसे कितने रुपए पर मिश्रण की दर से बेचे, उसे 20% का इस पूरे व्यवसाय में, इस पूरे प्रॉफिट, मतलब इस पूरी कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो जाए। अब ऐसे में देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए दो प्रकार के चावल थे,
एक 5 केजी लिया है, दूसरा कितना लिया है 10 केजी लिया है। दो प्रकार के चावल थे, 5 केजी और 10 केजी उसने लिया है, करेक्ट है। जो पहला वाला चावल था उसका रेट था 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम सॉरी 75 रुपए पर केजी था, 75 रुपए पर केजी था। दूसरा वाला 100 रुपए पर केजी था। दोनों को मिलाकर के वह क्या करना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है। दोनों को मिलाकर के 20% का लाभ कमाना चाहता है। देखो बहुत अगर ट्रेडिशनल होना है तो हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आसान करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 5 1 के 5 कर दे, 5 2 10, मत लीजिए पूरा जितना कहा है भाई। रेट का मतलब तो रेट भाई, एक किलोग्राम पर जो प्रॉफिट पाओगे परसेंटेज में वही 10 किलोग्राम बेच कर पाएंगे। तो ऐसे में सोचा जाए तो यहाँ लागत कितनी है 75 रुपए और यहाँ लागत कितनी है 200 रुपए। अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो उसका टोटल जो लागत है 275 है, करेक्ट है, 275 है टोटल लागत। भाई हमने कुल कितने पैसे लगाए, सोचिए ध्यान से। अगर हम 3 ही किलोग्राम की बात करते हैं, पूरे की बात भी नहीं कर रहे हैं, हमने 3 ही किलोग्राम की बात करी, क्योंकि इसका 1 किलोग्राम बना लिया, इसको 2 किलोग्राम बना लिया। 1 किलोग्राम का रेट 75 है तो टोटल 75 रुपए लगा, और 2 किलोग्राम का रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 100 के हिसाब से 200, तो कुल पैसा कितना लगा 275। और कमाना उसको 20% का लाभ है, तो सीपी हो गया। एसपी कितनी होनी चाहिए, अर्थात बीके कितने में, 20% के फायदे पर। तो 20% का फायदा मतलब 275 गुणे 120 बटे कितना कर दें 100 कर दें। ये उसको पाना है, ये उसको पाना है कितने किलोग्राम बेचकर, 3 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम यहां था और 2 किलोग्राम यहां था, मिलकर कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का अगर रेट निकालना है तो लिखिए 275 गुणे 120 बटे 100 कर दीजिए, और यहां पर गुणे 3 कर दीजिए नीचे, क्योंकि 3 किलोग्राम का रेट हो गया ना ये। अब देखिए क्या होने वाला है, काट सकते हैं जो पॉसिबल है, बिल्कुल कैंसिल करिए। 3 चौके 12 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 से और काट दिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 55 दूना 110, 110 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे बेचना होगा, तब जाकर के उसे 20% का बेनिफिट होने वाला है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आज के सेशन का अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सा सवाल है और इसको आपको क्लियर करना है, समझना है। देखिए क्या है सवाल, कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% की लाभ पर और 10% की हानि पर बेचता है, मतलब बचा हिस्सा। पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ होता है, 10% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बताओ। टोटल जो चावल खरीदा है 840 किलोग्राम खरीदा है और ला करके उसने अपनी दुकान पर सजा के रख दिया। पहला हिस्सा मतलब कुछ हिस्सा उसने 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% की प्रॉफिट बना दीजिए। दूसरा जो बचा हिस्सा है उसको 10% की हानि पर बेचा है, 10% का हानि निर्धारित कर दीजिए। इस तरह से पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ होता है, तो 15% का प्लस कर दीजिए। अब एलिगेशन अब भी लगाइए, संख्याओं का अनुपात कंफर्म हो जाएगा। डिफरेंस करिए कितना, भाई एक चीज दिमाग में रखिए, ये जो मान होता है ना, ये हमेशा अगर इससे कम है तो इससे ज्यादा है, तो दिख ही रहा है। तो डिफरेंस करने के लिए हमेशा ज्यादा से कम घटाया जाता है, तो ज्यादा से कम घटाइए तो 15 माइनस माइनस 10 अर्थात 15 10 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 अनुपाते 2 का अनुपात हो गया। ठीक है, 5 और 2 का अनुपात है, 5 2 मिलकर कितना होता है 7 होता है। अब एक चीज हम ऐसे भी समझ गए ना, पहला हिस्सा देखिए ए है जो 25% के लाभ पर है, दूसरा हिस्सा ए है जो 10% की हानि पर है, दोनों मिला दीजिए तो 7 है, तो 7 बराबर आप क्या कर दीजिए 840 कर दीजिए, 1 बराबर 12 से 84 120 कर दीजिए। किसका पूछा है, पूछा 10% की हानि वाला हिस्सा जो कि अनुपातिक रूप से 2 है, तो 2 बराबर 240 किलोग्राम। इस प्रकार से इसका आंसर कंफर्म करेंगे तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, जो आपके लिए स्पष्ट है, क्लियर है। आप सभी लोग श्योर होकर के सभी सवालों को कंफर्म कर दें। किसी सवाल में कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप जरूर स्पष्ट करिए, बताइएगा। अगर क्लियरिटी है तो जरूर बताइए, नहीं है तो भी बताइए। और अच्छा लगा सेशन तो आप जरूर इस सेशन को लाइक भी करेंगे, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा किस प्रकार से चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई, जो क्लियरिटी हो मन में जरूर रखिएगा। एक फिर से रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है जिसमें हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकें, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मुलाकात हमारी अगले नेक्स्ट क्लास में होती है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।